नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिवाजी के राजस्व प्रशासन के बारे में, या हम कहें तो शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वह आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि किस प्रकार शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी, किससे प्रभावित थी, या चौथ और सरदेशमुखी जिनके बारे में हमें एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है उनके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये क्या थे। तो और जो मापन की इकाई थी, भूमापन की इकाई, वह क्या थी, वह सारा कुछ आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं शिवाजी का राजस्व प्रशासन। दोस्तों, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और सारे जो तथ्य हैं इससे राजस्व प्रशासन से संबंधित वह आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी के जो राजस्व प्रशासन है, या हम कहें भू राजस्व जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों, यह जो थी मलिक अंबर से प्रभावित थी। अगर पूछा जाए कि किससे प्रभावित थी तो मलिक अंबर का जो है इस पे जो है प्रभाव था इस व्यवस्था पर। और अगर हम बात करें तो शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी पर आधारित थी। रैयतवाड़ी पर आधारित। ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था है किस पर आधारित थी, तो यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रैयतवाड़ी पर आधारित थी। और रैयत जो है वह किसानों को कहा जाता था। रैयतवाड़ी प्रथा, अगर रेतवाड़ी की बात करें तो रेत किसानों को कहा जाता था और किसानों को ही जो है भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। इसके अलावा और अगर हम देखें तो शिवाजी जो थे उन्होंने, एक नाम आता है दोस्तों अन्नाजी दत्तो। दोस्तों, इनको जो है शिवाजी ने इनके अधीन भूमि का जो है विस्तृत जो माप करवाई थी। यानी अगर हम देखें तो इनके अधीन शिवाजी ने, इनके अधीन भूमि के भूमि की बड़ी मात्रा में, ये हम कहें विस्तृत प्रकार से माप करवाई। यह भी पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसके अधीन भूमि की जो है विस्तृत माप करवाई, तो वह हो जाएंगे अन्नाजी दत्तो। और देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो माप, अगर माप करवा रहे हैं तो जो माप का आधार है, माप का आधार क्या था वह देखते हैं। तो दोस्तों, जो माप का आधार होगा वह जरीब था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जरीब की शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत माप का आधार क्या था, जरीब था। और इसी को जो है दोस्तों काठी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को काठी पद्धति भी कहा जाता है या काठी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा शिवाजी ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए एक अन्य कार्य किया था कि जो भूमि थी, एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो भूमि थी उसको ठेके पर देने की, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को शिवाजी ने समाप्त कर दिया। तो ठेकेदारी की जो व्यवस्था थी उसको शिवाजी ने समाप्त कर दिया, क्योंकि जो भू राजस्व व्यवस्था थी हमने देखा वह रेतवाड़ी पर ही आधारित थी। और इसके अलावा जब इसको किसान को भूमि का जो है स्वामी मान लिया गया, उसकी ज़मीन का स्वामी मान लिया गया, तो शिवाजी ने यहाँ एक अच्छा कार्य किया दोस्तों कि जो ये टैक्स लेते थे, कि इस व्यवस्था को समाप्त करने के बाद में जब ये कर लेते थे, जिसे हम टैक्स बोलते हैं, तो जो भी कर लेते थे, अब इन्होंने एक अच्छा काम किया किसानों के लिए कि उत्पादन के अनुमान पर, कि उसका कितना उत्पादन हुआ उस समय, उसकी ज़मीन में कितना, कितनी फसल हुई है, कितना उत्पादन हुआ है, तो उसके आधार पर, तो उत्पादन के अनुमान पर किसान से जो है कर व्यवस्था, या हम कहें लगान निर्धारित होती थी, लगान ली जाती थी, लगान निर्धारित होती थी। इंपॉर्टेंट सवाल है कि शिवाजी के समय किसान पर लगान किसके आधार पर निर्धारित होती थी, तो उत्पादन के आधार पर। एक शब्द आया दोस्तों उत्पादन, इस पर फोकस कीजिएगा कि उत्पादन के अनुमान के आधार पर, यानी पहले से कोई ऐसा नहीं कि आपको इतना का इतना देना ही है, किस किस वर्ष जो है फसल कितनी हुई है, या कभी अकाल पड़ा है, या फसल इतनी हो नहीं पाई है, तो उसके आधार पर जितना उत्पादन होगा उसी के आधार पर जो है लगान ली जाती थी, यानी कर लिया जाता था। और अगर बात करते हैं शुरुआत में, तो शुरुआत में जो था दोस्तों, शुरू में या प्रारंभ में जो लगान थी दोस्तों वह उपज के आधार पर, उपज के आधार पर 1/3 थी, यानी 3 का 1 भाग।
तो उपज के आधार पर जो लगान थी वह 1/3 भाग, या हम कहें ये भूकर था, या इसी का अन्य नाम देखते हैं भूमिकर था, यानी 1/3 भाग भूमिकर के रूप में लिया जाता था। लेकिन दोस्तों बाद में क्या किया शिवाजी ने, स्थानीय जो कर थे और जो चुंगियाँ थी उसको माफ़ कर दिया। यानी बाद में इन्होंने एक अच्छा काम किया, स्थानीय जो कर थे, स्थानीय कर और प्लस जो है चुंगी, इनको जो है इन्होंने समाप्त कर दिया शिवाजी ने, और इनको जो है माफ़ कर दिया। हाँ, तो एक तरह से जो है समाप्ति हो गया कि इन स्थानीय करों और चुंगी को इन्होंने माफ़ किया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसके बाद देन भूमि जो थी, भूमिकर था, उसको इन्होंने 2/5 भाग कर दिया, यानी लगभग 40%। यानी भूमिकर को, इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये है कि भूमिकर को कितना कर दिया, तो इन्होंने 1/3 से बाद में जो है कम करके 2/5 भाग कर दिया। और इसके अलावा अगर और हम देखें तो जो बंजर भूमि होती थी, जो बंजर भूमि होती थी, बंजर भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाता था। यानी किसी किसान के पास अगर लगा जो उपज नहीं हो रही है या फसल नहीं उत्पादन हो रहा है तो उस पर कोई भी कर नहीं लिया जाता था। और इसके अलावा और देखते हैं शिवाजी ने क्या कार्य किए। और दोस्तों यहीं पे एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि जो राजस्व था वह किस रूप में दिया जाता था, तो वह नकद और वस्तु दोनों प्रकार से दिया जाता था, यानी नकद और वस्तु दोनों के रूप में चुकाया जाता था। इसके अलावा शिवाजी ने एक इम्पोर्टेंट काम किया यहाँ दोस्तों, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकावी ऋण। यह क्या होता है वह देखते हैं। तो यह जो तकावी ऋण था, यह राज्य की जो कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए, राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए इन ऋणों की शुरुआत की, यह ऋण देने लगे। और यह जो होता था दोस्तों, यह अग्रिम धनराशि होती थी किसानों को, यानी जो भी किसान थे उनको ये ऋण दिया जाता था सरकार की ओर से, राजा की ओर से, ताकि किसान जो है अपनी खेती के लिए औजार बनवा सके, बीज खरीदने के लिए या कुएं आदि बनाने के लिए, या कोई भी उनको जो अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है कृषि के लिए, तो कृषि करने हेतु, तो उसके लिए यह ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी, यह धन दिया जाता था राज्य की ओर से, ताकि किसान जो है अपनी खेती या अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस ऋण को या इस धनराशि को काम में ले सके। तो यह होते थे दोस्तों तकावी ऋण। और इसके अलावा इन्होंने जो शिवाजी ने बेकार जो भूमि होती थी, जो बेकार जितनी भी बेकार भूमि थी उन पे खेती करने के लिए जो है पहले कोई भी कर नहीं लेते थे। यानी जो भी बेकार भूमि होती थी अगर उस पर खेती की जा रही है तो खेती करने के लिए पहले पहले जो अगर शुरुआत में यहाँ पर कोई भी कर नहीं लिया जाता था इन पे। इसके अलावा जो शिवाजी के दो प्रमुख आय के साधन थे, हम देखें इसको तो एक था दोस्तों चौथ और एक था दोस्तों सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो जो चौथ और सरदेशमुखी है दोस्तों, मराठा राज्य के जो भी कर व्यवस्था थी उसके प्रमुख प्रणाली थी, यानी कराधान की प्रमुख प्रणाली अगर हम देखें तो चौथ और सरदेशमुखी थी। और इसके बारे में जो है दोस्तों विद्वानों के अलग अलग मत हैं, वह देखते हैं कि आखिर ये क्या था। तो जो रानाडे थे उन्होंने इसी चौथ को जो है वह बताया है कि यह रानाडे द्वारा बताया गया कि यह सैन्य कर था। इन्होंने चौथ को सैन्य कर बताया। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक इतिहासकार हुए थे सरदेसाई, इन्होंने इसी चौथ को जो है दोस्तों जो भी मराठों द्वारा विजित क्षेत्र किए गए थे या शिवाजी द्वारा विजित क्षेत्र थे उनसे वसूल किए जाने वाला कर बताया है। तो अगर हम देखें तो विजित क्षेत्र से वसूल किए जाने वाला कर। तो दोस्तों दो इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ चौथ और सरदेशमुखी। हम चौथ के बारे में देख रहे हैं अभी।
कि चोत जो था उसके बारे में रानाडे ने कहा है कि यह सैन्यकर था, पूछा जा सकता है। सरदेसाई ने कहा कि यह विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर था। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जिनका नाम है दोस्तों यदुनाथ सरकार, और इन्हीं यदुनाथ सरकार जो है इन्होंने कहा है कि यह जो चौथ था यह मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाता था। यानी कि हम आपके क्षेत्र पर कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे, मराठों द्वारा यह आश्वासन दिलाया जाता था। तो इसका हम करेंगे यहाँ पर कि मराठा आक्रमण से बचने के लिए कर। तो दोस्तों 3 इम्पोर्टेंट यहाँ इतिहासकार थे जिनको हमने देखा, जिसमें रानाडे जो थे इन्होंने यहाँ इसको जो सैन्य कर बताया है, सरदेसाई जो है इन्होंने विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर बताया है, और यदुनाथ सरकार इम्पोर्टेंट है, इन्होंने मराठा आक्रमण से बचने के लिए जो है कर बताया है। और अगर हम बात करें विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाले कर की, तो यह जो चौथ था इसका नाम इसीलिए पड़ा कि यह जो था 1/4 था। यानी अगर हम देखें तो उपज का 1/4 यानी 1/4 यह कर था चौथ। तो ये देखा दोस्तों हमने चौथ, जिसके अंदर हमने देखा कि चौथ जो था उपज का 1/4 भाग लिया जाता था और विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला यह कर था। यानी अब मराठा जो है उन पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, और विजित जो भी मराठों ने विजित क्षेत्र जीते हैं उन पर जो है यह कर लगाया जाता था। अब हम देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट सरदेशमुखी, और इससे पहले एक बार वापस इसको रिपीट करते हैं। हमने यहाँ तकावी ऋण देखे जो कि इम्पोर्टेंट है, और यह पूछा जाता है दोस्तों कि तकावी ऋण क्या थे। तो राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को अग्रिम धनराशि दी जाती थी ताकि वह अपने बीज या कुओं का निर्माण करा सके, यानी और बीज खरीद सके, इसके अलावा औजार खरीद सके कृषि के लिए, यानी जो फसल उत्पादन के लिए है वह महत्वपूर्ण जो साधनों की ज़रूरत है वह सारा यह खरीद सके। और इसके अलावा हमने देखा कि बेकार भूमि पर पहले जो था कोई कर नहीं लिया जाता था। राजस्व जो था नगद व वस्तु दोनों के रूप में लिया जाता था। अब हम देखते हैं सरदेशमुखी। तो बात करते हैं दोस्तों सरदेशमुखी की, यह भी इम्पोर्टेंट है। चौथ हमने देख लिया 1/4 होता था, और सरदेशमुखी जो है दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि यह जो है आय का 10% होता था। इम्पोर्टेंट है, आय का 10%, या हम कहें आय का 1/10 अंश। 1/10 अंश सरदेशमुखी आय का 10% या 1/10 अंश होता था। और यह क्यों लिया जाता था अब यह देखते हैं हम। जो शिवाजी जो थे, शिवाजी का ऐसा मानना था, या शिवाजी के अनुसार अगर हम देखें यहाँ ये डेफिनेशन देखते हैं, शिवाजी के अनुसार यह देश के यानी उस देश का या राज्य का वंशानुगत जो है शासक, या हम कहें प्रधान मुखिया, और इसी प्रधान मुखिया को बोलते हैं सरदेशमुख। दोस्तों तीनों नाम एक ही है, शासक या प्रधान मुखिया। यानी प्रधान मुखिया होने के नाते शिवाजी यह मानते थे कि लोगों को जो है हितों की रक्षा के लिए या उसके बदले में उन्हें जो है सरदेशमुख लेने का अधिकार है। यानी उनको लोगों की जो ये इनकी जो आय है उनमें से 1/10% अंश लेने का अधिकार है, और यही था दोस्तों सरदेशमुखी। तो इसको देख लेते हैं। शिवाजी के अनुसार देश का वंशानुगत प्रधान मुखिया या सरदेशमुख होने के नाते अब उनका यानी कि जो शासक था या राजा था उसका यह अधिकार बन जाता है, क्योंकि उसके बदले में वह लोगों के हितों की रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। तो उसके होने के नाते, सरदेशमुख होने के नाते, और लोगों के हितों की रक्षा करने, लोगों के हितों की जो है रक्षा करने के बदले जो है उन्हें सरदेशमुख लेने का
अधिकार है। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि सरदेशमुख जो होता था वह आय का 10% होता था, यानी 1/10वां होता था। और शिवाजी के अनुसार देश का वंशानुगत प्रधान मुखिया या सरदेशमुख होने के नाते लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुख लेने का अधिकार है। तो इसी कारण सरदेशमुखी लिया जाता था। तो दोस्तों यह था शिवाजी का राजस्व प्रशासन, जिसमें हमने शिवाजी के जो राजस्व प्रशासन के बारे में देखा कि ये जो था रेतवाड़ी प्रथा पर आधारित था। माप का आधार जरीब या जिसे काठी भी कहा जाता था वह था, और उत्पादन के अनुमान के आधार पर किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। शिवाजी ने पहले 1/3, उसके बाद में जो है दो भूमि कर को जो है 2/5 कर दिया, यानी 40% कर दिया। इसके अलावा राज्य को जो किसानों को जो है कृषि के लिए तकावी ऋण दिए जाते थे। उसके अलावा हमने देखा चौथ और सरदेशमुखी राजस्व के रूप में वसूल किए जाते थे, जिसमें हमने चौथ को देखा कि वह जो उपज का 1/4 होता था और सरदेशमुखी जो है वह आय का 10% होता था। तो यह था दोस्तों आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, शिवाजी के राजस्व प्रशासन से संबंधित या राजस्व व्यवस्था से संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।